हाँ रात ते रखना ही है, उन ते नहीं जान देना। अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों को अब सोक्रेटिक डायलॉग की इन सब जितने भी हैं उनसे रिलेटेड हम कुछ वर्कशीट भी आपको इजी नेट से मिल जाएंगे। मैं आपके साथ एक शेयर कर रही हूँ, सोक्रेटिक डायलॉग से रिलेटेड वर्कशीट है, हेल्प हो जाएगी आपकी उससे भी। अच्छा मैं इनको ओके मैम। तो पहले कर लूँ जरा ऐड। जी बच्चों, स्क्रीन पे नजर आ रही है आपको सोक्रेटिक डायलॉग क्वेश्चनिंग? यस मैम। ये सारे जो क्वेश्चंस है ना बच्चों सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग में, ये सब आपने इस तरह से यहाँ पे फिल कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप सबसे पहले उससे उसका जो भी उसकी थॉट है उसके बारे में पता करेंगे, उससे पूछेंगे कि उसको ये थॉट किस किस तरह से कहाँ कहाँ पे उसकी यहाँ पे फर्स्ट वाले जो आपको थॉट टू बी क्वेश्चन, उस थॉट के बारे में लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में व्हाट इज द एविडेंस फॉर दिस थॉट, एविडेंस कौन से हैं और उसके अगेंस्ट क्या वो चीज फील कर सकता है, उसके बाद आप ये पूछेंगे। थर्ड क्वेश्चन है एम आई बेसिंग दिस थॉट ऑन फैक्ट्स और नॉट और ऑन फीलिंग्स। यहाँ पे मतलब थोड़ा सा आप क्लाइंट से ये पूछेंगे कि वो जो भी बातें सोच रहा है, कर रहा है, देख रहा है, जो भी है उसकी फीलिंग्स, वो वाकई ही उसकी सिर्फ सोच है, फैक्ट्स हैं, या सिर्फ उसकी फीलिंग्स हैं। याद है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फीलिंग्स और फैक्ट्स और अपने आप की थॉट्स में डिफरेंस बहुत क्लियर कट पड़ा था और क्लियरली आपको बताया भी था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आप उससे करेंगे, जो भी और उसके क्वेश्चंस हैं। 1 मिनट मैम, थॉट्स टू बी क्वेश्चन मतलब जो प्रॉब्लमेटिक थॉट्स होगी वो आएंगी ना? आपने फॉर एग्जांपल किसी प्रॉब्लमेटिक थॉट पे वर्क करना है ना, आप अब क्लाइंट से पूछना ओके चाह मैम। रहे हैं, आप अपने उस थॉट को फर्स्ट वाले बॉक्स में लिखें। ये सिर्फ आपके पास शीट ओके होगी, मैम। पूछेंगे उससे कि किस किस तरह से उसे काम करना है। ठीक है, उसके बाद है ठीक। इज दिस थॉट ब्लैक एंड व्हाइट व्हेन रियलिटी इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, कि क्या वो आप लोग ब्लैक एंड व्हाइट थॉट, बच्चों आपकी जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन थी ना, ऑल और नथिंग थिंकिंग, ऑल और नन था, तो या तो ये हो, इसका अगर ये है तो इसका मतलब सब कुछ है, अगर ये नहीं है तो सब कुछ खत्म हो गया जिंदगी से। ब्लैक एंड यस मैम। व्हाइट का भी वही मतलब होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कुड आई बी मिस इंटरप्रेटिंग द एविडेंस, एम आई मेकिंग एनी assumptions, यानी कि यहाँ पे आप उससे पूछेंगे क्लाइंट को, इवन आप इसकी उर्दू करके उसको होमवर्क के तौर पर भी दे सकते हैं। क्या आपने घर में रात को सोने से पहले आराम से बैठ के इनके बारे में सोचना है, या चले आप मेरे सामने बैठ के या मेरी हेल्प से ये करना चाह रहे हैं तो मेरे साथ बैठ के करें, मतलब जैसे आपको ठीक लग रहा है, तो उस तरह से आपने क्लाइंट के साथ इस चीज को शेयर करना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है इसी तरह ये और क्वेश्चन लिखे हैं, ये शीट भी मैं आपको दे दूंगी इंशाल्लाह ताला। might other people have different interpretation of this same situation, what are they, मतलब आपकी ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कोग्निटिव डिस्टॉर्शन को जिस तरह से हम चैलेंज कर रहे होते हैं ना, उनसे मिलती जुलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एम आई लुकिंग एट ऑल द एविडेंसेस और जस्ट व्हाट सपोर्ट माय थॉट्स। यहाँ पे अब वो खुद से ये पूछ रहा है कि मैं क्या उस सिचुएशन से रिलेटेड सारे एविडेंसेस को देख रहा हूँ, या मैं सिर्फ उस एविडेंस को देख रहा हूँ जो कि मेरी उस थॉट को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो उसके अगेंस्ट है उनकी तरफ मैं जा ही नहीं रहा। ठीक है, फिर नेक्स्ट उससे पूछेंगे कैटास्ट्रोफाइजिंग से रिलेटेड है ये वाली थॉट के, कहीं मैं इस चीजों को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट तो नहीं कर रहा, कि क्या ये वाकई ट्रूली इन द सेंस इतनी ही ज्यादा बड़ी हैं जितनी मुझे नजर आ रही है, कि मैं उन चीजों को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट यस आप मैम। उसके बाद है एम आई हैविंग दिस थॉट आउट ऑफ हैबिट और डू द फैक्ट सपोर्ट इट। अब यहाँ पे आप उससे पूछेंगे या उससे पूछ रहे हैं या उसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि आप उससे पूछेंगे कि इस तरह से सोचना मेरी आदत तो नहीं बन गई, या फैक्ट्स भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि ये सारे क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो बाजुकात आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ के ऐसा लगेगा कि सारे क्वेश्चन तो एक ही बात को बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन वो एक बात को बार बार इसलिए पूछ रहे हैं, आपने कई दफा देखा होगा, बल्कि अभी आप लोगों ने बच्चों टेस्टिंग पढ़ी भी है रिसेंटली, आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से याद होगा। टेस्टिंग में क्या पढ़ा था आप लोगों ने, कि टेस्टिंग में ये होता है कि बाजुकात बहुत से क्वेश्चंस होते हैं या बहुत सी चीजें होती हैं जो एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। उन क्वेश्चंस को करने का मतलब ये होता है कि हम ये देखना चाह रहे होते हैं, ये चेक करना चाह रहे होते हैं कि क्या क्लाइंट इस क्वेश्चन को
इफेक्टिवली फिल आउट कर भी रहा है या नहीं। जैसे आप लोगों ने 6 सेमेस्टर में आई थिंक की थी, या पता नहीं 5th या 6th सेमेस्टर में बच्चों आप लोगों ने मिनी रिसर्च की थी। मिनी रिसर्च में आपने यस मैम, यूज किए होंगे ना, क्वेश्चनियर्स यूज किए थे। उन क्वेश्चनियर्स में बहुत से क्वेश्चन है जो सेम एक ही तरह के होते हैं और एक ही बात पूछ रहे होते हैं। एक आपने ऊपर यस क्वेश्चन मैम, किया तो 5-6 क्वेश्चंस के बाद उसी मतलब थोड़ी सी वर्डिंग चेंज होंगी, लेकिन क्वेश्चन की नेचर वही होगी, सेम नेचर का क्वेश्चन दोबारा से नीचे आ रहा हो। तो इन यस सब का मैम, मकसद एक्चुअली ये होता है कि हम क्लाइंट की प्रेजेंस को चेक करना चाह रहे थे, वो हमसे कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। अच्छा ऊपर तो वो ये कह के जा रहा था, नीचे जाके उसने केवल आंसर दे दिया। तो ये सारे क्वेश्चन भी इसीलिए सारे एक ही तरह के होते हैं कि कहीं ना कहीं क्लाइंट फंसेगा तो सही ना। मैम ईबीबीएस का जो क्वेश्चनियर था उसमें भी कुछ क्वेश्चन सेम थे। हाँ जी, उसमें भी इसी तरह के होते हैं। अच्छा बच्चों हम लोग थे, उसके बाद पढ़ रहे थे, 1 मिनट, उसके बाद है बच्चों हम लोगों ने थेराप्यूटिक टेक्निक्स के बारे में पढ़ रहे थे, स्टार्ट करने लगे थे, तो मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा इसका भी बता दूं। थेराप्यूटिक टेक्निक्स में इसके बाद है फर्स्ट जो थेराप्यूटिक टेक्निक है बच्चों, वो हमारी है अंडरस्टैंडिंग आइडियोसिंक्रेटिक मीनिंग्स। इडियोसिंक्रेटिक मीनिंग का मतलब क्या होता है? इडियोसिंक्रेटिक मीनिंग्स का मतलब बच्चों ये होता है कि डिफरेंट वर्ड्स है ना, इवन हम लोग भी आपस में बहुत से वर्ड्स बोलते हैं, लेकिन हर पर्सन के लिए इवन एक ही वर्ड जो है ना उसके मीनिंग्स अलग अलग तरह से होंगे। बहुत से लोग स्मार्ट को, अगर आप यहीं कहेंगे फलां लड़की तो बड़ी स्मार्ट है, उसके लिए स्मार्ट का मीनिंग पॉजिटिव सेंस में हो सकता है, किसी और के लिए वो मीनिंग नेगेटिव सेंस में हो सकता है। यस मैम, इनोसेंस है, इनोसेंस को बहुत से लोग पॉजिटिव में देखते हैं, मतलब इनोसेंस को देखें तो वो वर्ड हमें भी लगता है कि पॉजिटिव मीनिंग या पॉजिटिव सेंस ले रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग उसे उसी की तरफ ले जाते हैं, वो उसे नेगेटिव वे में ट्रीट कर रहे हैं, उसे फुलिशनेस की तरफ ट्रीट कर रहे हैं। तो इसी तरह इडियोसिंक्रेटिक का मतलब ये होता है कि जब क्लाइंट आपके साथ बात कर रहा है, क्लाइंट बच्चों आप ऐसे करिए अपने जो सारे कैमरे हैं उन्हें म्यूट कर दें, जिसके भी घर से आवाज आ रही है चले वो कर दे अभी। अच्छा तो यहाँ पे भी क्या होता है कि डिफरेंट जो वर्ड्स हैं वो लोगों के लिए उनकी ऑटोमेटिक थॉट्स के लिहाज से, कोग्निटिव स्कीमास के लिहाज से डिफरेंट मीनिंग रख रहे हो, और बाजू का वो जो डिफरेंट मीनिंग है ना वो एक्चुअली उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। अब कोई आके कहे आपको कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने मजाक में कह दिया कि आप तो बड़े चालाक हैं और आपने ये काम कर लिया, अब वहां पे चालाक होना हो सकता है उसने आपकी तारीफ के तौर पे ये पॉजिटिव सेंस में कहा हो, लेकिन आपको वो बात इतनी बुरी लगी है कि आप सारा दिन बस उसके बारे में सोचते जा रहे हैं कि वो पता नहीं मुझे कितना चालाक समझ रहा है। अब आपके लिए वही चालाक का वर्ड एक नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, लेकिन उसके लिए वो चालाक का वर्ड एक पॉजिटिव मीनिंग दे रहा था। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर हम वही एग्जाम्पल लेंगे, एक पर्सन है वो अपनी जॉब पे जा रहा है, वहां पे वो ये कह रहा है कि सब लोग जो है मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, वो चीजों को बहुत अच्छे से टैकल करते हैं वहां पे, और वो खुद कह रहा है कि मैं तो बड़ा मासूम हूँ। वहां पे स्मार्ट का मतलब वो किस तरह से लेगा? वहां पे स्मार्ट का मतलब वो नेगेटिव सेंस में लेगा, उसको लगता है कि वो लोग चालाकी से या बॉस के आगे बहुत जा रहे हैं या वो चीज़ों को इस तरह से करते हैं, वो दूसरों के साथ दोस्तियां जल्दी कर लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता, इसका मतलब मुझ में वो है नहीं है, या मैं एक बहुत मासूम हूँ और वो ज्यादा अच्छी नहीं है। अब चीज एक ही है, सिचुएशन एक ही है, लेकिन दो लोग एक ही सिचुएशन में रहते हुए एक ही वर्डिंग को अलग अलग तरह से कंसीडर करते हैं। तो वहां पे थेरापिस्ट का मकसद ये होता है, यहाँ पे इस टेक्निक के थ्रू थेरापिस्ट क्लाइंट से उसके हर वर्ड को या उसके सिचुएशन को या उसकी कही हुई बात का मीनिंग देना चाह रहा होता है कि जो ये बात कही जा रही है एक्चुअली क्लाइंट के सिनेरियो में वो कैसी है, क्लाइंट उसको किस तरह से देख रहा है। क्योंकि आपने क्लाइंट पे वर्क करना है ना, आपने वहां पे अपना सिनेरियो बिल्कुल छोड़ देना है, आपको नहीं फर्क पड़ता इससे कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके उसके बारे में आप चालाक को या स्मार्ट वर्ड को पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं तो वो आप ले रहे हैं, आपका क्लाइंट ऐसा कर रहा है या नहीं कर रहा आपको नहीं पता। तो आपने उसकी वर्डिंग के मीनिंग्स को देखना है, उन मीनिंग्स को समझने की कोशिश करनी है, उसको समझने के बाद उसको इंटरप्रेट करना है, यानी कि उसको दोबारा से री इंटरप्रेट करके उसको ऐसे ऐसी लॉजिक्स देनी है कि वही चीज या वही मीनिंग जो उसके लिए नेगेटिव सेंस में जा रहे हैं उसको किसी ना किस तरह से पॉजिटिव सेंस में लेके हैं, और अगर वो कोई नेगेटिव चीज पॉजिटिवली सोच रहे हैं तो आपने उसको नेगेटिव करना। समझ आ गई है बच्चों इस टेक्निक की? यस मैम, यस मैम आ गई। कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो बच्चों बेशक विदाउट एनी हेजिटेशन फौरन बता दिया करें। नेक्स्ट है बच्चों, मैम एक आती है जिनसे हेजिटेशन नहीं। चलें जी शुक्र है।
लेकिन अगर आपको कुछ ना समझ आए, मेरा ये मकसद है कि मैं फिर भी अच्छा सा करवा के जाऊं बाकी बच्चों, जब आप प्रैक्टिस इंशाल्लाह मैम। तो इंशाल्लाह ताला वहां पता चलेगा। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट है चैलेंजिंग एब्सोल्यूट्स। आप साथ ही डरा देते हैं। मतलब क्या होता है? कई दफा इसका बात मैं कर रहे होते हैं। चैलेंजिंग मतलब नेक्स्ट टेक्निक आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है ना, चैलेंजिंग एब्सोल्यूट्स। यस मैम। एब्सोल्यूट्स का मतलब क्या होता है? आप कई दफा बातें करते हुए आपस में कई बात किसी भी बात के जवाब में कह देते हैं ना एब्सोल्युटली। यस मैम। मैम हिना कह रही है मेरी सांस का मसला हो रहा है, आप अटेंडेंस ले लें पहले। हिना से क्या मैंने अटेंडेंस ले लिया, वो आई थिंक उस अटेंडेंस में है। एक मिनट हिना मैं चेक कर लेती हूँ, एक मिनट मैं पहले हिना को चेक कर लूँ। जी हिना मैंने ले ली है दोबारा भी। तबीयत ठीक है उसे, जाए पानी शानी पी ले, अगर ऑफ करना है साइड पे रख दे। मरियम इकरा आप अब आए हैं, पहले नहीं थे। मैम मैं थी। हाँ मरियम तो थी, वही मैं कह रही हूँ ना, पहले तो मरियम थी पहले। मैम मैं इकरा हूँ। ये मरियम तारिक लिखा मैम है मैं मेरे। इकरा हूँ। मैम कैसे? मरियम तारिक इकरा तारिक भी देख लेती हूँ, वो भी होगी। मैम किसी नुक्कर में होगी। तारिक हाँ जी इकरा आपका भी आ रहा है। नुक्कर में नहीं हूँ मैं। अच्छा नहीं नुक्कर में नहीं है, वो भी बेचारी इधर ही थी। अच्छा बच्चों, तो हम लोग एब्सोल्यूट्स पे बात कर रहे थे। एब्सोल्यूट मतलब मैम मतलब यकीनन या बिल्कुल। हाँ, क्या आप लोग बहुत सी बातों के जवाब में फौरन कह देते हैं ना एब्सोल्युटली, यानी कि जिसका मैम। मतलब होता है कि जी वो बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसी तरह कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस भी होती हैं, हमारी एब्सोल्यूट्स होती हैं। हमें लग रहा होता है कि चीजें ऐसी हैं, वो हमेशा ऐसी ही रहेंगी, चेंज हो ही नहीं सकती। अगर मैंने ए लेना है तो मैंने बस ए ही लेना है। अगर मैंने फलां जगह पे जॉब लेनी है तो मैंने वहीं पे जॉब लेनी है। उसके अलावा अगर मैंने कहीं जॉब ली तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, या उसके अलावा तो मेरा कहीं और जॉब करके करियर बन ही नहीं सकता। अगर मैंने फलां यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो ही मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ। अगर मैं किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा तो लोग मुझे एक बहुत नालायक स्टूडेंट समझेंगे। इस तरह की बातें आ रही होती है ना हम सबके माइंड में भी। इवन अभी इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने एमएस में एडमिशन लेना है, आप लोगों में से बहुत से लोग इस तरह से सोच रहे होंगे कि अगर हमारा एडमिशन जीसी लाहौर में हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी और जगह हुआ तो बस जिंदगी खत्म हो जानी है, हमें आगे कुछ मिलेगा ही नहीं। और अगर जीसी फैसलाबाद में हो गया तो दोबारा फिर आप लोगों को लग रहा होगा यही होगा, हमें कोई समझेगा नहीं। मतलब ऑब्वियसली बच्चों हम इस तरह से सोच रहे हैं क्योंकि ये यस चीजें मैम। भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस पे बेस कर रही होती हैं। तो यहाँ पे क्लाइंट ने एक्चुअली करना क्या होता है? तो यहाँ पे क्लाइंट एक्चुअली चीजें जो बता रहा होता है ना, वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट की चीजें बता रहा होता है, सारी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की तरह। यहाँ पे फिर हमें उसके उस एब्सोल्यूट्स को, उन शुड्स को, उन जो भी कूड्स हैं, वुड फलाना ढमकाना, उन सब चीजों को यहाँ पे हम रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे होते हैं या उसे चैलेंज कर रहे होते हैं। अब चैलेंज करने के लिए यहाँ पे भी बच्चों सेम आप सोक्रेटिक डायलॉग वाली टेक्निक यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना वो सारे क्वेश्चन काउंटरिंग क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि अच्छा अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो बताएं आपके पास क्या एविडेंस है। अच्छा अगर एविडेंस है तो बताएं ये एविडेंस प्रूव भी कर रहा है या नहीं कर रहा। ये सारे एविडेंस इस तरह के हैं, कोई एविडेंस इससे अलग नहीं है, ये सब लोग ऐसा सोच रहे हैं। इसी तरह की जब सब बातें, मतलब आप ये कह रहे हैं कि क्लाइंट पे एकदम जब हमला हो जाएगा ना इतना ज्यादा, तो उसको भी थोड़ा टाइम मिलेगा कि वो उन चीजों को अलग तरह से सोचे। उसके बाद है रीएट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन क्या होती है बच्चों? एट्रीब्यूशन आपने पढ़ा भी होगा। मैम एट्रीब्यूट्स। हाँ जी, क्या होता है एट्रीब्यूट? मैम एट्रीब्यूट का मतलब बच्चों होता है कि किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी को दे देना या खुद पे ले लेना। जैसे आप लोगों ने एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन पढ़े होंगे, इंटरनल एट्रीब्यूशंस पढ़े होंगे। कि एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन क्या होता है कि अच्छा ये काम गलत हो गया, या अच्छा मैं पेपर की तैयारी नहीं कर सका क्योंकि लाइट ऑफ थी। अब इन्वायरमेंट पे दे दिया ना आपने, क्लास नहीं ले सके, चीजें नहीं समझ आ रही, नेट नहीं ठीक चल रहा, ठीक है। अब अगर एक चीज है आप वो काम करना ही नहीं चाह रहे, मरियम किंजाब आई है, पहली क्लास में नहीं थी। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे रीएट्रीब्यूशन का मतलब है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि बाज़ औक़ात क्लाइंट जो है कैटास्ट्रोफाइजिंग में या डिफरेंट और चीज़ों में कह देता है कि ये चीज़ खराब जो हुई है ना वो सिर्फ मेरी वजह से ही हुई है, मैं हूँ ही इतना बुरा कि मैं चीज़ों को कर ही नहीं सकता। चीज़ें ठीक जा रही होती हैं लेकिन जैसे ही मैं कुछ करने लगता हूँ वो सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। अच्छा मैंने अब अच्छा टेस्ट करना था लेकिन टेस्ट अच्छा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं रात को जल्दी सो गया था।
अब रात को मैं जल्दी क्यों सोया था, अब इस बात की सजा देने के लिए हो सकता है वो 2-3 अगली रातें सोए ही ना, हालांकि उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। यानी कि जब क्लाइंट्स इवेंट्स को नेगेटिवली अपने ऊपर डालने लग जाए या लादने लग जाए, यूं कहना चाहिए आपको, कि वो चीजें उससे मिल भी नहीं रही, उसका उन चीजों के बारे में या किसी एक चीज के खराब होने में उसका कोई कसूर भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उन चीजों को इस तरह से ले रहा है कि वो चीजें सिर्फ उसकी वजह से खराब हो रही है, उसको कहते हैं एट्रीब्यूशन। अब उसकी इस नेगेटिव एट्रीब्यूशन को, मतलब वो अपने आप को ब्लेम कर रहा है, गिल्टी फील कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में चला जा रहा है, डिप्रेस हो रहा है, तो वहां पे क्लाइंट ने उसके उस री एट्रीब्यूशन को, यहाँ पे सारी वो सोक्रेटिक डायलॉग और आपकी जो डिस्फंक्शनल थॉट रिकॉर्ड है, ABCDE मॉडल है, वो सारी चीजें वर्क कर रही हैं यहाँ पे। समझ आ रही है? यस मैम। क्लियर है ना बच्चों? यस मैम। तो यहाँ पे री एट्रीब्यूशन में हम उसकी एक्चुअली उस एट्रीब्यूट को अलग करना चाह रहे थे, क्योंकि आपको पता है सोक्रेटिक डायलॉग आपकी हर सिचुएशन में फिट आ सकता है, कोई भी सिचुएशन होगी वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि आपको एक खुद ही गाइड करता जाता है कि अब आप इस तरफ जाएं, इस तरफ जाएं, इस तरह से करें। अब ये चैलेंजिंग एब्सोल्यूट से, अब इस तरह से री एट्रीब्यूशन है। उसके बाद है बच्चों जो हमारी कोर टेक्निक्स हैं, एक मिनट, उसके बाद है बच्चों लेबलिंग ऑफ डिस्टॉर्शंस। अब उसने मैम क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। अच्छा, तो आपका पढ़नी है कि आज यहाँ से कल से करें? चलें मैम मैं यही देख रही हूँ ना कि अगर आप देख लेंगे टाइम के हिसाब से कितना पढ़ना है तो नहीं बच्चों, आप स्टार्ट करें, बाद में मैम टाइम खत्म हो जाएगा। होगा नहीं, इसको कल दोबारा से यहीं से कर लेंगे। मैम रहने तो पास करें प्लीज अब। जी जी राबिया, मैं जा रही हूँ। मैम हमारे घर मेहमान आए हो, मेरा ध्यान उधर है। अच्छा, ये उनको बोतल दोगी तो मुझे भी देना। हाँ आयशा को जरूर देना। अच्छा बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि कोई स्टूडेंट जो अब आया हो, क्लास में ना हो। यस मैम, मैं भी आई हूँ, मेरी लाइट नहीं थी। अच्छा, हम और मैम ये भी है। मैम मेरी भी लाइट नहीं थी, अभी दोबारा कनेक्ट हुआ है, बहुत मसला हो रहा था। मैम मेरी लगा दी है? जी जी हमने आपकी लगा दी है। थैंक यू मैम। तेरे तो कान के नीचे 2 लगानी चाहिए। मैम मेरी भी लगा दो। लगा। मैम लगाएंगी, मैं क्यों लगाऊं? चलिए बच्चों, तुम्हें तो सब ने लगानी है आयशा। इंशाल्लाह परसों आपसे मुलाकात होती है, और तब तक जो मैंने आपको एक अदद असाइनमेंट दी हुई है, होप्स वो आप अच्छे से करके आएंगे। तशरीफ लाएं। मैम उसका एक वॉइस मैसेज ग्रुप में कर दीजिएगा असाइनमेंट का। आमना, मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से आवाज आ रही है, मैं दोबारा बोल देती हूँ। चलें बोल दे मैम। मैम पेज नंबर भूल गया है, वो कौन सा परफॉर्मेंस? बच्चों पेज नंबर कोई नहीं था, मैंने आपको कुछ नोट्स या हैंड आउट्स टाइप चीज दी थी परसों, ठीक है? ABCDE मॉडल, ABCDE मॉडल के मतलब 2-3 दिए मैं, उनमें से एक में एक्चुअली कुछ जगहों पे जाके एक्टिवेटिंग इवेंट्स, बिलीव्स और कंसिक्वेंसेस, ये तीनों कॉलम उन्होंने फिल किए। आपका वर्क सिर्फ इतना है कि आपने उनको डिस्प्यूट कैसे किया जाएगा, आपने उसकी डिस्प्यूशन बतानी है। ओके ओके मैम, ठीक है? ठीक है मैम। आपके पास सिचुएशन भी है, बिलीफ भी है, सब कुछ है। उस सिचुएशन, उस बिलीफ को देखते हुए बस आपने उसको डिस्प्यूट करना है, मतलब आप उसको क्या कहेंगे, कैसे डिस्प्यूट करेंगे, बस आपने अपनी बातें लिखनी है। ओके मैम। बेशक उनमें से 2-2 कराना, लेकिन करके आना, ठीक है? ओके ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।